हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीचर्स पॉइंट। सो आज हम बात करने वाले हैं EMRS टायर 2 के बारे में। आपको जो है टायर 2 का सिलेबस पता ही है कि TGT का, PGT का और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है लाइक होस्टर वार्ड, उन सब का जो सिलेबस है ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया था टायर 1 के टाइम पे ही। और टायर 1 अभी एक एग्ज़ाम जो है हो चुका है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टायर 2 एग्ज़ाम की, जो कि आपके होस्टर एंड वार्डन के बारे में है। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रखी है, ठीक है। आप उस चीज़ को अच्छे से देखिए। उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। जो चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, वो क्या कहता है कि से नो टू चाइल्ड मैरिज, कि बच्चों की जो शादियां हम करवाते हैं उसको ये मना करते हैं कि चाइल्ड मैरिज। क्या बोला गया है, इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह को रोकना है जहां दुल्हा या दुल्हन विवाह योग्य आयु यानी कि लड़कियों के मामले में 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो, यानी कि समाज से बाल विवाह जो है खत्म हो जाए। भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने पहले की विधान बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बदलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित करा है। यानी जो पहले अधिनियम था 1929 में, उसको बदलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया, ठीक है। इसको जो है मान्यता दी है, इसको दोबारा से बनाया है। इस नए अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ित को राहत और सुरक्षा देने का प्रावधान है तथा यह अधिनियम उन लोगों के लिए सजा में वृद्धि करता है जो ऐसे विवाह को बढ़ावा देते हैं, यह ऐसा विवाह करने के लिए बहकाते हैं या ऐसे विवाह कराते हैं। तो इसमें जो मेन आपको याद रखना है, एक तो लड़की की उम्र कितनी है 18 वर्ष और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष। इससे पहले जो है विवाह नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और ये अधिनियम जो पहले वाला अधिनियम था कब था 1929 थे, जिसे बदलकर 2006 जो है बनाया गया, नया बनाया गया। फिर है जो इसकी परिभाषा है, ये भी आपको याद रखनी है और आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस बाल विवाह निर्देश अधिनियम में क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का पेपर होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो। फिर इसमें क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। बच्चा वह व्यक्ति है यानी कि बालक, बालक क्या है, इन्होंने बोला है कि बालक बच्चा वह व्यक्ति है जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करी है, ठीक है। उसको हम क्या समझेंगे, बालक। बंधन में आने वाले पक्षकार यानी दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष जिसका विवाह है या विवाह होने वाला है, ठीक है। या तो वो बंधन यानी कि कौन कौन विवाह में सम्मिलित हो रहा है, यानी किसका विवाह हो रहा है, ठीक है। या तो जिसका विवाह है, फिर जिसका विवाह होने वाला है, फिर जिसका विवाह हो चुका है, ठीक है। बाल विवाह हम किसको बोलते हैं, बाल विवाह का अर्थ ऐसे विवाह से है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक हो, यानी या तो दो बालक हो या फिर कोई एक जो है बच्चा हो, ठीक है। बच्चा यानी कि लड़की की उम्र में 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र में 21 वर्ष से कम हो, ठीक है। तो उसको हम क्या समझेंगे, वो बाल विवाह हुआ है, चाहे वो दोनों ही बच्चे हो या फिर दोनों में से एक बच्चा, कोई भी हो। अवयस्क हम किसको मानते हैं, अवयस्क मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसे वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन वयस्क नहीं माना जाएगा। जो 1875 का अधिनियम एक्ट है उसके अधीन जो है उसको वयस्क नहीं माना जाएगा, एडल्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर है शून्यकरण विवाह धारा 3, इसको ना ध्यान से देख लीजिए कि इसके अंदर किसके अंदर हम विवाह को जो है रद्द मान देते हैं एक तरीके से, ठीक है। उसको शून्यकरण कर देते हैं कि विवाह जो है हम उसको नलिफाइड कर रहे हैं, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो किसके अंदर, सेक्शन 3 के अंदर, धारा 3 के अंदर प्रत्येक ऐसे बाल विवाह का शून्यकरण होगा जिसमें विवाह बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार विवाह के समय बालक हो, यानी दोनों में से कोई भी बच्चा है तो वो विवाह क्या होगा, शून्यकरण हो जाएगा, वो जो वैलिड नहीं होगा। चाहे ऐसा विवाह इस अधिनियम के आने से पहले संपन्न हुआ हो या बाद में, ठीक है। जब ये एक्ट आया था उससे पहले का हो फिर बाद को, दोनों ही इसके अधिनियम के अंदर आते हैं। ऐसे बाल विवाह के संबंध में विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय के समक्ष याचिका दायर
करके शून्यता का फरमान प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर वो याचिका दायर कर कर जो है शून्यता का, यानी कि उनका जो विवाह है वो उसको नलिफाइड कर दिया है, उसको जो खत्म कर दिया है, उसका प्रमाण पत्र ले सकता है। न्यायालय में अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार यदि अवयस्क है, यानी जिस टाइम में वो अपनी अर्जी दायर कर रहा है वो उस टाइम पे भी अडल्ट नहीं है, तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से फाइल की जा सकती है। ठीक है, जो उसके माता पिता है, जो उसके गार्जियन है, ठीक है, उसके साथ साथ जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, ठीक है, यानी जो बाल विवाह पर रोक लगाने वाले अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी फाइल की जा सकती है। जरूरी नहीं कि वो बच्चा ही करे। बाल विवाह के बंधन में बालक बालिकाएं वयस्क होने के 2 साल के भीतर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं। यानी कि वो बच्चे जिनका विवाह हो चुका है और वो जो है वयस्क हो गए कुछ टाइम बाद, ठीक है, मान लो 1 साल बाद वो वयस्क हो चुके हैं, 2 साल बाद वो वयस्क हो चुके हैं, ठीक है, तो वो एडल्ट होने के बाद भी, वयस्क होने के बाद भी 2 साल के भीतर यानी मान लो वो एडल्ट हो चुके हैं पर उनका जो बाल विवाह है जो वो बच्चे तब हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी वो जो है न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं। डिग्री प्रदान करके समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों, उनके माता पिता, उनके संरक्षकों को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि वे दूसरे पक्षकार, उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्य, वस्तुएं, आभूषण, अन्य उपहार, ऐसे मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण, अन्य उपकारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे। यानी इसमें क्या होगा कि जैसे कि डाइवोर्स होता है ना, उस समय जो एलिमनी दी जाती है, फिर जो सामान लेके आते हैं लड़कियां वो दे जाती है, लड़के वाले जो देते हैं वो उनको वापस रिटर्न किया जाता है, तो वही चीज यहाँ पे भी उस टाइम हो गई। ठीक है, अब आगे है कि बाल विवाह की शिकायत किससे और कहाँ कर ले। ठीक है, इसके जो नंबर है वो आप याद कर लीजिएगा, 1098 1090 और 100 नंबर पर डायल कर सकता है। शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकारी से की जा सकती है, फिर नज़दीकी पुलिस थाने में की जा सकती है और जिला अधिकारी से की जा सकती है। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध, यानी वो किस तरीके से गुजारा होगा, ठीक है, कहाँ पे वो रहेंगे, उसके लिए क्या क्या जो है प्रबंध किए गए वो धारा 4 में, जो धारा 4 में बताया गया है। ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण निवास के लिए उपबंध डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये सब कौन कर रहा है, जिला न्यायालय कर रहा है, बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है, यानी कि जो पुरुष है वो भी अवयस्क एडल्ट नहीं है, तो उसके माता पिता या संरक्षक को, ठीक है, जो उसके माता पिता है या फिर जो उसके गार्जियन है, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसकी पुनर्विवाह तक, जब तक इसको दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक भरण पोषण, ठीक है, उसे खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान और रख रखाव का भुगतान करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगी। ठीक है, उनको आदेश दे सकती है कि जब तक इसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता, दोबारा शादी नहीं हो जाती, तब तक जो है उसका भरण पोषण, रख रखाव सब जो है वो सब वो देखेंगे। दिए जाने वाले भरण पोषण की मात्रा का निर्णय जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और भुगतान प्रदान करने वाले पक्षकार की आय के साधनों के ध्यान रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, कि उस बच्चे की, लड़की की जो आवश्यकता कितनी है, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और जब विवाह उसको हुआ था उस टाइम उसकी जीवन शैली कैसी थी, और साथ साथ में जो पक्षकार है, जो मेल है जो शादी हुई थी उसकी इनकम कितनी है, ठीक है, उसको सब कुछ को ध्यान रखते हुए डिसाइड किया जाएगा। भरण पोषण की रकम का भुगतान मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में करने का निर्देश दिया जा सकता है, यानी कि भरण पोषण की जो अमाउंट है वो एक साथ या फिर मंथली के रूप में भी दिया जा सकता है कि मंथली कितना जो है देना होगा। फिर है बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर बाल विवाह होता है उस टाइम कोई बच्चा हो जाता है, ठीक है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका भरण पोषण और उसकी रक्षा के लिए, उसके बेसिक नीड्स के लिए क्या प्रावधान है वो भी धारा 4 में दिया गया है। ये धारा जो है याद रखना जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। जहां बाल विवाह से जन्मे बालक है वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगी। इस धारा में अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश
करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। न्यायालय रख रखाव के उचित आदेश भी देगा और मुलाकात के आदेश भी जारी करेगा। ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें उस टाइम सही होंगी, ठीक है, या तो मदर के साथ बच्चा रहे या फिर फादर के साथ बच्चा रहे या फिर उनके भरण पोषण के लिए, उसकी बेसिक नीड्स के लिए जो भी उनके प्रावधान होगा वो न्यायालय अपने अकॉर्डिंग जो है करेगा। फिर है बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्म ज्ञाता, धारा 6। इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि डिग्री किए जाने से पहले ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भहित प्रत्येक बालक वैध माना जाएगा, भले ही न्यायालय द्वारा इस विवाह को शून्यकरण घोषित कर दिया गया हो। यानी कि जो बच्चा बाल विवाह से जन्मा है उस बच्चे को भी जो है एक तरीके से लीगल चाइल्ड माना जाएगा, ना कि अलीगल चाइल्ड, इनलीगल चाइल्ड। बेशक उस विवाह को उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया, पर बच्चा क्या होगा, वो वैलिड मान जाएगा, लीगल चाइल्ड मान जाएगा। ठीक है, फिर है जिला न्यायालय के पास धारा 3, 4 और 5 के तहत जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने के लिए शक्ति, धारा 7। ठीक, इसमें क्या बोल रहे हैं, जिला न्यायालय के पास धारा 3, 4, 5 के तहत जारी किए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति है। जो जिला न्यायालय है उसने जो धारा 3, 4, 5 में बताया उसके तहत उनमें अगर उनको कोई भी संशोधन करना है, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट करना है या फिर उसको निरस्त करना है, इसको खत्म करना है, तो उसके पास वो ताकत है कि वो कर सकता है। यानी अर्थात परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है, यानी कोई जो परिस्थिति वो चेंज हो गई है, तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, संशोधित या निरस्त करने की शक्ति होगा। ऐसे ही जैसे कि रखरखाव, निवास आदि के संबंध के लिए लिए जाने वाले निर्णय। यानी कि मान लो कि जब बाल विवाह हुआ था और उस टाइम जो इस विवाह को नलिफाइड कर दिया था, इसको रद्द कर दिया गया था, तो उस टाइम मानो लड़का जो वर्किंग नहीं था और उसने लड़की के लिए जो है ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया, मतलब ठीक है ना, उसके लिए कोई एलिमनी वगैरह नहीं दे पाया है वो, और लड़की का पूर्ण विवाह भी ना अभी तक नहीं हुआ है, वो अपना एजुकेशन कर रही है, पर विद इन सम ईयर अगर लड़की की जॉब लग जाती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो ये जो जिला न्यायालय है वो उस टाइम आदेश दे सकता है कि आप जो है इसको थोड़ी एलिमनी दो या फिर इसके पढ़ाई पे खर्चा करो, ठीक है, जब तक इसकी दोबारा शादी लड़की की नहीं हो जाती। इसी तरह से वो अपने उसमें जो है चेंजेस कर सकती है। ये कहना चाहता है, ये किसके अंदर आ जाएगा, धारा 7 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 7 के अंदर आता है। अब है वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, वो कौन सा आएगा, धारा नंबर 8 के अंदर आते हैं कि कौन से न्यायालय के अंदर जो है अर्जी दी जानी चाहिए। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए या बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए आवेदन उस जिला न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है जहां अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, प्रतिवादी बच्चा रहता है, यानी कि कहाँ पर महिला अर्जी दे सकती है, जहाँ पर कि बच्चा रहता है प्रतिवादी, जहाँ विवाह का उत्सव हुआ था या जहाँ पक्षकार अंतिम बार रहे थे या रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों रहते हैं उसी जिले के अंदर, जहाँ पे उनका बच्चा रहता है, जहाँ याचिकाकर्ता याचिका की प्रस्तुति की तारीख पर निवास कर रहा हो, ठीक है, कि जहाँ पर वो निवास करते हैं वहीं उसी जिला न्यायालय में हम अर्जी दे सकते हैं। फिर है कतिपय परिस्थितियों में किसी आवश्यक बालक के विवाह का शून्य होना, धारा 12 के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं। इसमें क्या कह रही है, विधिपूर्ण संरक्षण की देख रेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है, किस स्थान से जानने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है कि नहीं, प्रवचनपूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है, विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, यदि अवैश्य विवाहित है और उसके पश्चात उस अवैश्य का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि किस किस परिस्थितियों में आवश्यक बालक के विवाह का जो है शून्य होना कहला जाएगा कि वो जो विवाह है वो इलीगल है, वो अनवैलिड हो गया है। किसके अंदर आएगा, धारा 12 के अंदर आएगा। ठीक है, विधि पूर्ण संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया जाता है, यानी जो उनका संरक्षण है, जैसे कि उनके पेरेंट्स बच्चों को ध्यान रख रहे हैं, उनके संरक्षण से बाहर लेके आएंगे, फिर उसको फुसलाया जाता है कि हाँ शादी करने के लिए, ठीक है, या फिर बलपूर्वक उसको बाध्य किया जाता है
शादी करने के लिए, या फिर उस जबरदस्ती किसी भी तरीके से उसका विवाह कराया जाता है, या फिर उसको किसी न किसी अनैतिक परियोजना के लिए, यानी किसी गलत काम के लिए जो है शादी के नाम पर उनको बाहर भेज दिया जाए, या फिर कुछ भी इस तरीके से अगर विवाह होता है तो ऐसे विवाह भी अमान्य और शून्य होंगे। फिर बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति किस में आती है? वो आती है धारा नंबर 13 में। ये सब ना जो धारा है वो सब आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप चाहो तो इसके शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हो, जो कि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएंगे। फिर है, यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट या महानगर मैजिस्ट्रेट को बाल विवाह निषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसके अंतर्गत किसी संगठन या सदस्य या कोई व्यक्ति संगम में शामिल है ऐसे विवाह का प्रतिषेध करने वाला व्यादेश निकालेगा। यानी किसी भी तरीके से अगर न्यायिक मैजिस्ट्रेट को या महानगर मैजिस्ट्रेट को बाल विवाह के बारे में पता चलता है कि हाँ बाल विवाह हुआ है या फिर होने वाला है, या फिर उसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं ना उन सबके अगेंस्ट वो जो है ऑर्डर जारी करेगा और विवाह को जो क्या करेगा प्रतिषेध लगाएगा, उस पर रोक लगा देगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट या महानगर मैजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्व प्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा। ठीक है, कि ये क्या करेगा, ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे गवाह हो, ठीक है, या फिर हमेशा ही रिपोर्ट हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, अपने हिसाब से भी अपने कॉग्निटिव के हिसाब से वो चीज़ों को कर सकता है। कोई व्यादेश किसी व्यक्ति की संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह को पहले से सूचना ना दी हो और उसे या उनके व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर ना दिया हो। ठीक है, इसमें यह बोल रहे कि कोई भी आदेश किसी व्यक्ति संगठन या व्यक्ति समूह के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा, कोई भी आदेश जो गवर्नमेंट देती है, न्यायालय देता है, कि जब तक कि उसके बारे में कोई सूचना ना दी हो या फिर उसको कोई कारण ना बताया गया हो कि आपने ऐसे क्यों करा इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जब जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि उसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, जो ये गवर्नमेंट के आदेश है उसको जानते हुए भी कि हाँ उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी तो तब भी वो चीज़ करता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा और जो है 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। परंतु कोई भी महिला इस अधिनियम के तहत कारावास से दंडनीय नहीं होगी। आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी महिला को क्या होगा, कारावास, जेल नहीं होगी इस अधिनियम के तहत। अक्षय तृतीया जैसे कुछ निश्चित दिनों में सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी उन सभी शक्तियों के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी CMPO, याद रखिएगा आप इसको CMPO, फिर जो इस अधिनियम के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी को दी गई है ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए सभी समुचित उपाय कर सके और इस तरह की विवाह को रोकने के लिए अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सके। फिर है, व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। धारा 14 के अंदर कहा गया है किसी बाल विवाह के विरुद्ध जब व्यादेश जारी किया जाएगा चाहे वह अंतिम हो या फिर अंतरिम और उस व्यादेश की अवज्ञा कर बाल विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसे बाल विवाह को प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य क्या है। जो अधिकारी होते हैं बाल विवाह को रोकने वाले और उनके कर्तव्य धारा नंबर 16 के अंदर दिए गए हैं। बाल विवाह के अनुष्ठान पर कार्यवाही करके उसे रोके। फिर है, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना। स्थानीय लोगों को सलाह दे कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसके होने में सहायता देने या बाल विवाह की अनुमति देने या उसमें शामिल होने में अपना योगदान ना दे। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करे और वे बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाए। सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण और आंकड़े प्रस्तुत करे। सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे। ये सब चीजें जो है वो
ये जो बाल विवाह परिषद अधिकारी है उनके कर्तव्य है। इस अधिनियम के तहत अपराध और सजा, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड, ठीक है, अगर पुरुष है वो अडल्ट है तो उसके लिए दंड है धारा नंबर 9 के अंदर। जब 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से उसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों ही उसको हो सकते हैं, ठीक है। फिर बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, ठीक है, जो भी इस चीज को संपन्न कराएगा, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, पंडित जी हो या फिर समाज में जो जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनके लिए धारा नंबर 10 के अंदर बताया गया है। जो कोई व्यक्ति किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित ना कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं करा रहा था, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी उसको देना होगा जो कि 1 लाख रुपए तक का होगा, दंडनीय होगा, ठीक है। ये दोनों उसको मिल सकते हैं। बाल विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उसे अनुमति देने के लिए दंड, जब कोई बाल विवाह करेगा वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर बालक की जिम्मेदारी है, चाहे वह माता पिता हो, संरक्षक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जिसमें किसी संगठन या सदस्य या व्यक्ति समूह शामिल है, वहाँ कोई ऐसा कार्य करता है जिससे बाल विवाह को बढ़ावा या अनुमति मिले, वह ऐसे बाल विवाह को रोकने में लापरवाही दिखाता है और विवाह रोक नहीं पाता है, जब बाल विवाह में उपस्थित रहता है और अपना सहयोग देता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी और साथ में उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय में और गैर जमानती है, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी, यानी इसमें जो भी फीमेल इन्वॉल्व होगी उसको कारावास में नहीं डाला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है कि जो मैंने कहा था कि पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट को, उसके बाद इंग्लिश में। तो यही चीज़ जो मैंने हिंदी में बताई है वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में करा है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आप जो इस चीज़ को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो वही है कि जो मैरिज एक्ट एज है वो 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 21 ईयर वो है, ठीक है। तो जो पहले मैरिज एक्ट बना था 1929 में, उसको ही दोबारा इन्होंने रिप्लेस कर 2026 द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 बनाया गया है, ठीक है। और ये किसके लिए है? इट इज़ armed with enabling provision to prohibit child marriage, protect and provide relief to victim and enhance punishment for those who abet, promote or solemnize such marriage, ठीक है, कि बच्चे के राइट को प्रोटेक्ट करना, साथ में उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, पनिशमेंट देना, जो कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेशन में मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेल के लिए 21 ईयर ओल्ड और फीमेल के लिए 18 ईयर ओल्ड से कम का जो भी बच्चा है वो क्या होगा, वो बच्चे की श्रेणी में आएगा, चाइल्ड मान जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एज ऑफ द पार्टीज होज मैरिजेज और इज अबाउट टू सोलेमनाइज, वो पार्टी जिनके मैरिज हो चुके हैं फिर होने वाली है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज आपको पता ही है, मैरिज इन विच एज द पार्टी इज अ एक मतलब एक ऐसी मैरिज जिसमें कि कोई भी जो पार्टी है, तो फीमेल या फिर फीमेल क्या है, एक चाइल्ड हो, उसको हम बोलेंगे चाइल्ड मैरिज। फिर है माइनर, पता ही आपको, जो कि मेजॉरिटी की एक्ट के अंदर उसके अंदर नहीं आता है, मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी एज नहीं है उसको हम बोलते हैं माइनर। 18 ईयर से कम बच्चा क्या होता है, माइनर होता है। फिर है वो वॉइडेबल मैरिज, यानी कि मैरिज का शून्यकरण। ये सब कुछ मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है शून्यकरण मैरिज का, ठीक है। अब है कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो कॉल के लिए ये वाला नंबर है, हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज प्रोबेशन ऑफिसर को आप कॉल कर सकते हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर आप कंप्लेंट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आप फाइल कर सकते हो। प्रोविजन और मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस फॉर फीमेल, ये भी हमने पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये सभी है जो हमने अभी पढ़ा है, वही सब यहाँ पे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पहले वाले से पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। फिर द डिफेंडेंट चाइल्ड रेजिडेंस व्हेन मैरिज इज नल एंड वॉइड, कब मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी, ये भी सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट इंजंक्शंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर, वो सेम एक्सप्लेनेशन है जो वहाँ पे मैंने दी है हिंदी में, वही चीज़ यहाँ पे इससे मैं दोबारा नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। फिर ये है चाइल्ड मैरिज प्रोबेशन ऑफिसर एंड देयर ड्यूटीज, इनकी क्या ड्यूटीज होती है, क्या काम होता है। ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाएंगी, ठीक है, अपराध में इसको मान जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब इतना ही है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी।
अब आप इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में। ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं, वन लाइनर और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप जो है इन क्वेश्चनों को डिटेल आंसर लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट? तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज एन इंडियन लॉ दैट एम्स टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये क्या इंडियन लॉ है जो कि इसका जो उद्देश्य क्या है? रोकना और प्रतिबंध लगाना बच्चों की मैरिज पर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम एज क्या है गर्ल्स की मैरिज करने की? तो मिनिमम लीगल एज जो है मैरिज फॉर गर्ल इज 18 ईयर, ठीक है, जब वो 18 ईयर पूरी हो जाती है उसके बाद। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज फॉर बॉयज इन इंडिया अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की लड़की की मैरिज एज क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम लीगल एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। फिर है, what are the penalties for those who participate in or promote child marriage act? तो इसमें बोला है कि वो कौन कौन सी पेनल्टीज होगी जो कि बच्चों की मैरिज एक्ट को प्रमोट करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो पेनल्टीज इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल, और अप टू 2 ईयर एंड और अ फाइन, चोरी हो सकती है 2 साल की, और फाइन जो हम के लिए 1 लाख से या फिर 1 लाख से ज्यादा हो सकता है, फिर 1 लाख तक का फाइन। कैन अ चाइल्ड मैरिज बी डिक्लेयर वॉइड अंडर दिस एक्ट? कि चाइल्ड मैरिज को हम इसके अंदर वॉइड, इलीगल जो है घोषित कर सकते हैं। हाँ, यस, चाइल्ड मैरिज एक्ट कैन बी डिक्लेयर वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पार्टी, किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट पे, इफ दे वर मैरिड एज चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट विश टू कंटिन्यू द मैरिज। अगर वो एज अ बच्चे में उनकी शादी हुई थी, वो अपनी मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उसको वॉइड यानी कि इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। व्हाट मेजर आर टेकन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए? द एक्ट इंक्लूड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर टू प्रिवेंट, यानी एक तरीके से चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड टेक एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट। और बच्चे की चाइल्ड मैरिज जो होती है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने क्या करा? चाइल्ड मैरिज CMPO, जो मैंने पहले ये बोला था, CMPO, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। आर देयर एक्सेप्शन टू द मिनिमम मैरिज एज? कि मिनिमम मैरिज एज में कोई एक्सेप्शन है? इन सम केसेस विद कोर्ट अप्रूवल एंड अदर स्पेसिफिक कंडीशन एक्सेप्शन कैन बी मेड टू द मिनिमम मैरिजेबल एज। कुछ केसेस में कोर्ट के अप्रूवल से ही वहाँ पे जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। What is the role of special court under this act? क्या रोल है स्पेशल कोर्ट का? The special court is responsible for hearing cases related to child marriage and taking necessary action to prevent them, ठीक है। स्पेशल कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए, जहाँ पे बच्चे की मैरिज एक्ट से रिलेटेड हियरिंग होगी और नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे उसको रोकने के लिए। फिर है, कैन समवन रिपोर्ट अ पोटेंशियल चाइल्ड मैरिज टू द अथॉरिटीज? क्या कोई रिपोर्ट जो है कर सकता है पोटेंशियल चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में, मैरिज के बारे में अथॉरिटीज को? तो हाँ, एनीवन हु हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल चाइल्ड मैरिज, जिसको पता चलता है कि हाँ कहीं मैरिज होने वाली है या फिर हो रही है, हो गई है, तो अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव उसके लिए, इंटरवेंशन के लिए। हाउ हैज दिस एक्ट कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट? किस तरीके से इस एक्ट ने जो है बच्चे की चाइल्ड मैरिज को रिडक्शन कम करने में हेल्प करी है? तो इसने ना बहुत हेल्प करी है। दिस एक्ट हैज हेल्प राइज अवेयरनेस अबाउट द हार्म ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। इस एक्ट ने जो है अवेयरनेस बढ़ाई कि बच्चे को जब कम उम्र में शादी कर देते हैं उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। हैज प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क टू कम्बैट दिस प्रैक्टिस, और लीगली इसने इसको फ्रेमवर्क करा है, तो लोग जब इसको नहीं फॉलो नहीं करते तो उनको सजा होती है, तो उस डर के मारे भी लोग जो है बच्चों की मैरिज नहीं कर पाते हैं। इट हैज़ लेड टू इंक्रीज रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, जिसने कि रिपोर्टिंगली एक तरीके से हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को कम करा है। फिर अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड। तो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गर्ल एंड बॉय रिस्पेक्टिवली एज डिफाइंड इन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग? तो क्या है? 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the main premise of the provision of Child Marriage Act 2006 regarding child marriage? बच्चे की चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्या मेन उसका मोटिव है, क्या प्रीमाइसेस है? प्रमोटिंग अर्ली मैरिज फॉर सोशल स्टेबिलिटी नहीं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर चाइल्ड मैरिज, इंकरेजिंग चाइल्ड मैरिज फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन नहीं, मेकिंग चाइल्ड गो थ्रू अ मैरिज इज एन ऑफेंस। क्या ये क्या कहना चाहते हैं कि बच्चा जो है चाइल्ड मैरिज के थ्रू क्या एक तरीके से उनके लिए ये किसी दर्दनाक दर्द से कम नहीं है, किसी अपमान संबंधित नहीं है, उनको बहुत चीज़ें यातनाएं पीड़ा सहनी पड़ती है जो बच्चा जो है मैरिज से होके गुजरता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर चाइल्ड मैरिज ये भी नहीं है। ठीक है, कि एक ये अपराध है कि मेकिंग अ चाइल्ड ग्रो थ्रू मैरिज इज एन ऑफेंस। अगर बच्चे की शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में ये चीज़ आती है। फिर है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, कौन रोकेगा चाइल्ड मैरिज एक्ट को? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग कौन रोकेगा? हमने ये पढ़ा है चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर एंड द कम्युनिटी, ये जो है रोकेंगे चाइल्ड मैरिज एक्ट को, चाइल्ड मैरिज को। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ अ चाइल्ड मैरिज इज अबाउट टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द एक्ट? क्या एक्शन लिया जाएगा अगर बच्चे की चाइल्ड मैरिज होती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? विजिट द होम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड एडवाइस अगेंस्ट द मैरिज, वेट फॉर द मैरिज टू हैपन, सेंड रिपोर्ट नहीं, सी असिस्टेंस फ्रॉम द पंचायत, इन्फॉर्म द मीडिया। तो क्या किया जाएगा इसमें? फर्स्ट वाला, घर पे जाकर दोनों पार्टीज को एडवाइस किया जाएगा, समझाया जाएगा उनको। नेक्स्ट है हु has the power to issue injunction to prevent child marriage from taking place according to this act? किसके अंदर जो है ऑर्डर देने का, चाइल्ड मैरिज खत्म करने का एक तरीके से राइट है? तो वो किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है ये वाला राइट। What is the punishment of an adult male above 18 year marrying to a girl? ठीक है, वो मेल जिसकी 18 ईयर ज़्यादा की एज है वो लड़की से मैरिज करता है जो कि चाइल्ड है, उसको क्या दिया जाएगा? मॉनेटरी फाइन ओनली, कम्युनिटी सर्विस, नो पनिशमेंट एज पर द एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट है वो उसको दी जाएगी। व्हाट रोल डू पंचायत मेंबर प्ले इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू द एक्ट? कि पंचायत के मेंबर क्या रोल प्ले करेंगे बच्चे के मैरिज को रोकने के लिए? प्रमोटिंग चाइल्ड मैरिज, सपोर्टिंग चाइल्ड मैरिज एंड फोर्सिंग चाइल्ड मैरिज नहीं, तो एजुकेटिंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इफ अ चाइल्ड मैरिज इज लाइकली टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दैट? कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर बच्चे की शादी हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट के अकॉर्डिंग? ओनली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ओनली द पुलिस, एनी पर्सन हु रीजन टू बिलीव अ चाइल्ड मैरिज टू टेक प्लेस। कोई भी इंसान जिसको लगता है कि हाँ बच्चे की मैरिज हो रही है, कि जिनकी मैरिज हो रही है वो अडल्ट नहीं है, वो कर सकता है। फिर व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल दैट मस्ट गवर्न एनी एक्शन कंसर्निंग चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? क्या मेन प्रिंसिपल है जो बताता है कि गवर्न करते कि कैसे एक्शन लेना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन के मैरिज के बारे में? डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन नहीं, प्रोमोटिंग प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल गेन नहीं, इग्नोरिंग द चाइल्ड ओपिनियन नहीं, एंश्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, कि बच्चे के जो सही है हमें वो चीज़ करनी है। फिर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग एन इंजंक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट व्हेन मास चाइल्ड मैरिज आर टेकिंग प्लेस? जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाइल्ड मैरिज हो रही है उस टाइम पे सेक्शन 13 यानी धारा 13 के अकॉर्डिंग कौन जो एक्शन ले सकता है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सॉरी मैनेजर नहीं, आई एम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है एक्शन ले सकता है। फिर है What is the main principle that must govern any action concerning child according to the act? ठीक है, यानी कि क्या मेन प्रिंसिपल, ये तो हमने वो पढ़ लिया ना, इंश्योर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड। हाँ, ये वाला हमने पढ़ लिया है, इसको स्किप करते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है रिपीट हो गया है। तो जो ये है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यही कहते हैं कि अब हमें बच्चे की मैरिज को रोकना होगा। ठीक है, से नो टू गर्ल चाइल्ड, ये जो है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, आप चाहते हो मैं ऐसे ही करके सारे कंटेंट से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँ या हमारे इसके सेकंड टायर के बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।